नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपनी टीम घोषित कर दी है। प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में 3 विधायकों और 2 सांसदों को भी जगह दी गई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को इस कार्यकारिणी में कहीं कोई तवज्जो नहीं दी गई। कार्यकारिणी के अलावा बीजेपी के अन्य मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों का भी ऐलान हो गया। जो बड़े नाम है उनको आप देखें। होशंगाबाद की माया नारोलिया को महिला मोर्चा, होशंगाबाद के दर्शन सिंह चौधरी को किसान मोर्चा, सीहोर के भगत सिंह कुशवाहा को पिछड़ा वर्ग, सिवनी के वैभव पवार को युवा मोर्चा, नरसिंहपुर के कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति मोर्चा, झाबुआ के कल सिंह भाबर को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, रफत वारसी को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी प्रदेश संगठन में 4.5 साल के बाद बदलाव हुआ। 16 अगस्त 2016 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की थी। इसके बाद 4 साल बाद अब वी.डी. शर्मा की ये नई टीम सामने आई है। फरवरी 2020 को प्रदेश में संगठन की कमान सांसद वी.डी. शर्मा को मिली थी, लेकिन अभी तक केवल 5 महामंत्रियों की नियुक्ति उन्होंने की थी। पार्टी के मुताबिक संतुलित कार्यकारिणी बनाई गई है। ये टीम बीजेपी को नए ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ाने में इस 3 साल का जो कार्यकाल है, इसमें पार्टी के दिए हुए कार्यक्रमों को करना और ऊंचाई तक ले जाना, ये कहना चाहिए सब क्षेत्रों का संतुलन बिठा करके और सामाजिक संतुलन को बनाकर ही बनाई। हाँ, अब जो निश्चित रूप से नए परिवेश में आई है। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। राकेश, टीम शर्मा का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी अब सामने आ चुकी। 4 साल के बाद कोई बदलाव इसमें दिखाई पड़ रहा है। क्या सबसे प्रमुख बातें हैं इस कार्यकारिणी को लेकर जो दिखती हैं? देखिए पुनीत, जो सबसे बड़ी जो मोटी मोटी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, उनकी बात की जाए तो सबसे पहले तो ये टीम है, ये इसे वास्तविक बीजेपी की टीम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे हम उपाध्यक्षों से लेकर जो प्रदेश मंत्री हैं और जो तमाम मोर्चा के पदाधिकारियों की बात करें, ये सीधे तौर पर जमीन से जुड़े हुए हैं और मोर्चा में तो खास तौर पर उनको जगह दी गई है जो पहले से मोर्चा में काम कर रहे थे। हालांकि पहले मोर्चा में वो महामंत्री हुआ करते थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे। हम किसान मोर्चा की बात करें तो दर्शन सिंह चौधरी एक ऐसा नाम है जो मूलतः किसान है और किसानों के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। हालांकि वो किसान मोर्चा में पहले थे, लेकिन अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये इस नाम को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि हम दर्शन सिंह की बात करें, पूरी तरह से जमीनी कार्यकर्ता हैं। जो उनका रहन सहन है एकदम बिल्कुल साधारण किसान की तरह है और जब ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो ऐसे जमीनी कार्यकर्ता पर मोहर लगाई है। वहीं हम माया जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं उनकी बात करें तो वो भी होशंगाबाद में, हालांकि वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन फिलहाल बात करें जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान होती है और वो भी पहले से ही महिला मोर्चा में थी। तो जैसे ये तमाम नाम है जो कि कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको जगह दी गई है। हम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश उपाध्यक्ष में आलोक शर्मा, जो कि भोपाल में एक बड़ा नाम है, भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कई जिलों को उनको विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही लता वानखेड़े जो कि पहले से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। तो इसमें मुख्य रूप से बात करें, एक तो ऐसे कुछ यदि चुनिंदा चेहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ऐसे नए चेहरे हैं जिनको पहली बार इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जो एक मोटी और बात करें तो इसे पूरी तरह से बीजेपी की ही टीम कहा जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं वो लंबे समय से, लंबे अरसे से छोटे छोटे पदों पर रहे हैं, पार्टी में रहे हैं। उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर जो महिला कार्यकारिणी है या फिर किसान मोर्चा है उसमें काम किया है और इसमें जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, हम बात कर रहे हैं सिंधिया समर्थकों की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार, बीजेपी की सरकार बनाने में अहम जिम्मेदारी तय की थी और उपचुनाव के दौरान उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि ऐसे कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की जो नई टीम गठित हो रही है, जो
गठबंधन चल रहा है उसमें स्थान मिलेगा। और सिंधिया कुछ दिन पहले सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे थे, तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की थी। तो इस बात को अधिक बल मिल रहा था कि जब जो वीडी शर्मा की टीम गठित होगी उसमें सिंधिया समर्थकों की एक जो कई ऐसे नामी चेहरे होंगे जिनको कि इसमें स्थान दिया जाएगा। लेकिन हम पूरी टीम की बात करें तो इसमें सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली है। और इस टीम को जिस तरह से पार्टी लगातार कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं, प्रदेश जो महामंत्री वो कह रहे हैं कि ये जो टीम है ये आगामी चुनाव को लेकर 2023 की जो तैयारी है उसके तहत ये टीम गठित की गई। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, जिस तरह से जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि जो टीम वीडी शर्मा की होगी उसमें 55 साल का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाएगा। और हम पूरी टीम की बात करें, इसमें जो है नए चेहरों को अधिक तवज्जो दी गई। हम रजीश अग्रवाल की बात करें, राहुल कोठारी की बात करें, जीतू जिराती की बात करें, ये वो चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं, युवा टीम है। तो कह सकते हैं कि इसमें इस फॉर्मूले का भी जो है ध्यान रखा गया। भाई हम पूरे क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें तो जिस तरह से जो महाकौशल इलाके से लगातार बगावत के सुर उठ रहे थे उसको भी संतुलित करने का प्रयास किया है। और जो पार्टी की जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें 4 चेहरों को महाकौशल से स्थान दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में करने के लिए इस जो इन 4 चेहरों को जगह दी गई है। वहीं पूरी टीम में जो 2 सांसद हैं उनको स्थान दिया गया है, 3 विधायकों को भी इस टीम में स्थान दिया गया है। और इसके साथ ही ये अक्सर होता था कि जो प्रदेश कार्यालय मंत्री होते थे, जो कोषाध्यक्ष होते थे, लगभग माना जाता था कि वो रिपीट रहेंगे। लेकिन हाँ, इस जो नए कार्यकारिणी में जो है राघवेंद्र शर्मा जो कि बाल आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनको जो है प्रदेश कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो कोषाध्यक्ष है वो सीए हैं। हम कोषाध्यक्ष की बात करें वो उनका मूल रूप से वो सीए है, यानी कह सकते हैं कि जिस पद पर जो व्यक्ति फिट बैठता है या कोषाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण पद होता है और लेखा जोखा का जो पूरा हिसाब है एक सीए बेहतर तरीके से रख सकता है। हालांकि जो कोषाध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीबी माना जाता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो टीम है बड़ी ही संतुलित है। और जो तमाम बीजेपी में लगातार कवायद चल रही थी जो कि दूसरे कांग्रेस से लोग बीजेपी में आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की टीम लड़खड़ा जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ये जरूर महत्वपूर्ण पद मिले हैं। हालांकि जो और भी हम बात करें, लालू शर्मा जाके भोपाल से महापौर है, हालांकि वो शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं टीम जरूर संतुलित है। और जो अलग अलग गुटों को शामिल कर टीम बनाने की बातें कही जा रही थी वो पूरी इस टीम में नजर नहीं आती है। और टीम जारी करने के बाद साफ तौर पर पार्टी की ओर से कहा है ये वो टीम है जो कि 2023 की जब चुनाव होंगे उसकी तैयारियों में जुटेगी। तो कह सकते हैं संतुलित टीम है। क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है, हालांकि गुटी समीकरण इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाए हैं। और कह सकते हैं कि ये जो टीम है खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने जो पसंदीदा चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उनको इसमें स्थान दिया है। चलिए, तो युवा है, क्षेत्रीय संतुलन है और हर वर्ग का ख्याल है और जो शिकायतें थी उनको दूर करने का प्रयास दिखाई पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह कि जो सिंधिया समर्थक हैं वो इस टीम में बड़ी जिम्मेदारियों से या इस टीम में सक्रिय जिम्मेदारियों से दूर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगला जो सबसे बड़ा इंतजार था वो कोरोना वैक्सीन के आने को लेकर के था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। कोरोना वैक्सीन पहली खेप के तौर पर मध्य प्रदेश पहुंच गई और उन शहरों में अब वैक्सीन पहुंचाने का काम हो रहा है जहां ये अब तक नहीं पहुंची। अधिकारी इसकी पूरी देखरेख में जुटे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। बाकायदा पहले से ही अधिकारियों की नियुक्ति और जिम्मेदारी दोनों तय थी। मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा दंश झेलने वाला इंदौर है। वैक्सीन पहुंचने के बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह भंडारण केंद्र पहुंचे। विधिवत पूजन करके सांसद और अधिकारियों ने अन्य जिलों के लिए वैक्सीन को रवाना कर दिया है। कुल 1,92,000 कोरोना वैक्सीन संग्रहण केंद्र पहुंची, जहां पर इंदौर के लिए 92,000 कोल्ड स्टोरेज में रखी गई है और 60,000 वैक्सीन उज्जैन के लिए रवाना की गई है। बहुत आज ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है कि जिसका था हमें इंतजार वो उपहार आज हमें मिल रहा है। और हम लोग पूरे प्रदेश में 5,06,000 डोज मिले हैं, उसका समुचित व्यवस्था के अंतर्गत वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। और 16 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्च हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल को चुना गया है, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। तो कल शाम तक हमारे समस्त जिलों में वैक्सीन पहुँच जाएगी। मीटर से टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वहाँ पर जा रही है और वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था करी है सभी जिलों में। हमारे इंदौर में लगभग 35,000 के आसपास
वैक्सीन की अलॉटमेंट पहले उसमें हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो परसों अभियान शुरू होगा उसके साथ ही वैक्सीन इंदौर में शुरुआत हो जाएगी। सभी जिलों से जो वैन्स होती हैं, फ्रीजर वैन्स, वो आ गई हैं। उनको हम इलेक्शन मोड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये जाके जिलों के स्टोर में रखी जाएंगी, वहाँ से कोल्ड चेन पॉइंट्स पे जाएंगे और अल्टीमेटली वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएंगे। मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब इतने ही लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। चंबल कमिश्नर और आईजी ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। इस मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसी घटनाओं में दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनके निर्देश पर तत्काल कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। अनुराग वर्मा को हटाकर उनकी जगह बक्की कार्तिकेयन को मुरैना का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं सुनील कुमार पांडे नए एसपी बनाए गए। बागचीनी थाने के पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए राजेश राजौरा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में एडीजी साई मनोहर और डीआईजी सीआईडी ए.के. पांडे शामिल किए गए। ये समिति जल्दी मुरैना जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम इस मामले में जांच कर रही है। ग्रामीणों के बताए मुताबिक 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ, जिनमें 2 आरोपियों का इलाज जारी है। बाकी 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कर उनकी लगातार तलाश हो रही है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसपी कलेक्टर को हटाने का स्वागत किया और ये भी कहा कि मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए देना चाहिए। सुबह मृतकों के परिजनों ने मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर शवों को रखकर चक्का जाम किया था। परिजनों ने पुलिस पर माफिया से मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए। जो 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, उसमें से 2 अभिरक्षा में पर उपचाररत हैं। शेष 5 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस अधीक्षक मुरैना ने इन सब के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। अभी जैसे आपको ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने बताया है, 20 लोगों की अभी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। जो दुर्घटना हुई है वो आपके पास जानकारियां हैं, हमारे पास से लिखित में आपको जानकारी दे दी जाएंगी और उसकी सूची भी दे दी जाएगी। इसके अलावा हमने तीनों गाँव में डॉक्टर्स को भेजा है ताकि ये देख लें कि कोई और इस तरह का बीमार अभी भर्ती नहीं हो। या बहुत दुखद ही घटना हुई है वो, और उसमें कल कार्रवाई आबकारी अधिकारी पर, टीआई पर, थानेदार पर 5 लोगों पर कर दी गई। हाँ, मैंने कहा कि 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देना चाहिए और सघन अभियान चलना चाहिए कि उस पूरे इलाके में एक बूंद भी शराब अवैध ना बने। मुरैना में नकली शराब से हो रही मौत के बाद में प्रदेश भर में प्रशासन हरकत में दिखता है। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने शिवपुरी के पौरी में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की। हैरानी की बात यह कि शराब के इस काले कारोबार को खुद पौरी से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ललिता राजे लंबे समय से चला रही हैं। फिलहाल इस कार्रवाई को शिवराज सिंह चौहान की हाई लेवल मीटिंग का असर माना गया। बुधवार को उन्होंने कहा कि नकली शराब बनाने वालों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर बड़ा विवादित बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब लड़कियां 15 साल की उम्र में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल किए जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए डॉक्टर की बात का हवाला दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुझाव पर नसीहत देते हुए कहा, लड़कियों की शादी की जो उम्र तय है उसे उतना ही रहने दें। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसका। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का जबलपुर का दौरा सियासी मायनों में काफ़ी अहम है, क्योंकि जबलपुर में भाजपा विधायक अजय विश्नोई कैबिनेट में जबलपुर की उपेक्षा पर पार्टी और सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और ऐसे में
मुख्यमंत्री के जबलपुर दौरे को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आगामी निकाय चुनाव देखकर सीएम शिवराज जबलपुर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक ऐसे दौरों से निकाय चुनाव में बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि सीएम को अपनी कैबिनेट में जबलपुर को जगह देनी चाहिए। भाजपा के मुताबिक सीएम शिवराज 26 जनवरी को सियासी मकसद से नहीं, बल्कि जबलपुर के विकास पर चर्चा के मकसद से आ रहे हैं। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। आपसे मांग करते हैं कि महाकौशल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ से आप अपने दल का प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल करें ताकि जबलपुर की आम जनता की जो समस्या है उसके माध्यम से हम लोग पहुँचा सकें। इसी डैमेज कंट्रोल से देखना मुझे लगता है जायज़ नहीं है। जबलपुर का प्रभार वो लेंगे नहीं लेंगे, इनके स्वयं विवेक का निर्णय है। माननीय बिश्नोई जी वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ नेता ने अगर कोई बात कही है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले रहे होंगे और लिया भी होगा। मुझे लगता है जबलपुर के विकास को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है। अगर जबलपुर शहर के अंदर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका एक बड़ा रीज़न होगा, विकास को लेकर चर्चा होनी है। भले ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई, चुनाव टल गए, लेकिन सियासी दलों के बीच में जोड़ तोड़ और दलगत राजनीति लगातार दिख रही है। दल बदल का सिलसिला दिख रहा है। जबलपुर में इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे को बड़ा झटका देने का दावा कर रहे हैं। जबलपुर में नगर निगम चुनाव से पहले एक दूसरे के असंतुष्टों को तोड़ने और अपनी पार्टी में मिलाने का खेल चल रहा है और इसमें कांग्रेस आगे दिख रही है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने दावा किया कि जबलपुर में बीजेपी के कई मौजूदा पार्षद और कार्यकर्ता अब की बार टिकट के खातिर कांग्रेस के संपर्क में है। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को मुंगेरी लाल का सपना बताया। बीजेपी के मुताबिक वो खुद चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के जो बायोडाटा ले रही है उसी से रुझान पता चल रहा है कि शहर की जनता जो है इस बार नगर सत्ता में कांग्रेस सरकार बैठाने वाली, और इसका प्रमाण हमें तब मिले जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे वार्ड के कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि शायद अब वो अपने वार्ड से भाजपा के सिंबल से चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष को अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए। एक बड़ा खेमा कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाला है नगर निगम चुनाव में, वो देख के भौचक रहेंगे। मैं अभी खुलासा करे दे रहा हूं आपके सामने कि एक बड़ा गुट कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में आएगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला जारी। उमरिया में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गुना में कांग्रेस और किसान संगठन ने मिलकर किसान बिल और बिजली बिल 2020 को रद्द करने की मांग की। इसको लेकर सिटी सेंटर लक्ष्मीगंज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चेताया कि जब तक बिजली बिल कानून रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं तीसरी ओर केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ ग्वालियर में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को किसान संकल्प दिवस के तौर पर बनाया गया। इस दौरान किसानों और वामपंथी नेताओं ने तीनों बिल की प्रतियां जलाईं। प्रशासन ने आज एंटी माफिया कैंपेन के तहत 3 जगहों पर कार्रवाई की। भोपाल में हिस्ट्री शीटर बदमाश प्रदीप पांडे का अवैध कब्जा ध्वस्त किया। सरकारी जमीन पर आलीशान मकान उसने बना रखा था। जबलपुर में जिला प्रशासन ने सटोरिये बाबू सलाम का मकान जमींदोज किया। मकान 2000 वर्ग फीट में 75 लाख की लागत से बना था। तीसरी ओर ग्वालियर में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी के अवैध कब्जे को मुक्त कराया। प्रशासन ने 20 बीघा सरकारी जमीन मुक्त कराई है। जमीन की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इंदौर में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। न्यायालय से पूछताछ के लिए 5 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया ताकि आरोपियों के विरुद्ध पुलिस अन्य साक्ष्य जुटा सके। 15 जनवरी को आरोपियों को फिर से पेश किया जाएगा। फिलहाल पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ करना बची है। 5 आरोपियों के लिए पीआर की गुहार लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दूसरी ओर 70 करोड़ एमडी ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस को अहम जानकारी मिली। हैदराबाद के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश व्यास की पत्नी ने 2 महीने पहले आरोपी अक्षय अग्रवाल के साथ मिलकर केमिकल कंपनी बनाई थी। ये कंपनी
63 वैष्णव विहार स्कीम 54 नंबर के पते पर रजिस्टर्ड है। आरोपी की पत्नी पहले भी 2 कंपनियों की डायरेक्टर रही है। पुलिस अब पत्नी से भी पूछताछ करेगी। हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी की जांच में वेद प्रकाश और दिनेश अग्रवाल की पार्टनरशिप में फार्मा कंपनी के दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे। इसमें आज तक की पीआर थी, इसमें 2 दिन के लिए पीआर और बढ़ाया गया है। 15 तारीख तक का इसमें पीआर बढ़ा है। विवेक व्यास और दिनेश अग्रवाल और उनके पिताजी ऐसे करके 5 अभियुक्तों को पेश किया गया था। अभी हैदराबाद में कुछ जब्ती का काम चल रहा है, जहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ हैं और सिलसिला अभी लगातार है, अनुसंधान जारी है। इसमें मुख्य तौर पे जो दोनों आरोपी हैं, जो कि एक मंदसौर का आरोपी है और एक जो हैदराबाद का, दोनों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कई कंपनीज में इनकी संयुक्त भागीदारी भी मिली है। उसके आधार पर पुलिस जानकारी निकाल रही है। इंदौर शहर में ड्रग्स सप्लाई करने वाली प्रीति जैन और ड्रग्स वाली आंटी के बेटे यश जैन तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पुलिस को यश जैन की फरारी काटने में मदद करने वालों के नाम मिल गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। युवाओं को कोकीन और एमडी ड्रग्स का नशा देने वाली आंटी के बैंक खाते में 40 लाख से ज़्यादा रुपए होने की जानकारी मिली। वो अपने बेटे यश जैन के लिए जो लग्जरी कार खरीदती थी, उसकी किश्त आंटी के खातों में अलग अलग अकाउंट नंबर से भरी जा रही थी। कुछ अकाउंट जिनमें से 1 से 2 लाख की किस्तें भरी गईं, उनकी भी पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस के हाथ कुछ और ऐसी जानकारियां लगी जिन्हें फरार होने में यश जैन की मदद की गई। ड्रग्स रैकेट में विजयनगर थाने की एसआईटी अब तक 30 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। आज हम उसकी 5 दिनों की और रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन दे रहे हैं और साथ ही साथ उस पूरे मामले में कई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। उस पर इनाम घोषित किया गया है। वो एक विजयनगर के केस में मुख्य आरोपी है और उसके बारे में उससे जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।